हेलो दोस्तों। कॉन्सेप्ट सीरीज में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। टॉपिक का नाम है प्रिंसली स्टेट। और प्रिंसली स्टेट के साथ जो हमें पढ़ना है वह है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। प्रिंसली स्टेट जनरली हम कहते हैं देसी रियासत, राजबाड़ा कहते हैं। हालांकि राजबाड़े में और कभी कभी आप देखेंगे कि इतिहास में एक शब्द आता है आपका रेजिडेंसी। दोनों में अंतर है। रेजिडेंसी उन राजवाड़ों को कहते हैं जहां की रेजिडेंट अभी भी मौजूद है। हालांकि सभी राजवाड़ों में रेजिडेंट मौजूद नहीं होते। बहरहाल, जब हम ब्रिटिश भारत की बात करें तो वहां पर दो प्रकार के राज्य हमें दिखाई देते हैं। एक राज्य तो सीधे ब्रिटिशों के द्वारा प्रशासित है और दूसरा राज्य जो है वह देसी रियासतों के, यानी प्राचीन जो राजा थे, प्राचीन का मतलब जो भी राजा मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद बने थे, उनके द्वारा शासित राज्य। हालांकि उन पर भी अप्रत्यक्ष शासन ब्रिटिश सरकार का ही है, जैसे कि हमने देखा था कि सहायक संधि के माध्यम से और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई थी ताकि कोई भी देसी रियासत ब्रिटिशों से स्वतंत्र अपना निर्णय नहीं ले पाए। यानी जो भी निर्णय ले, खास करके विदेश नीति के संदर्भ में, रक्षा नीति के संदर्भ में, वह देसी रियासतों के द्वारा लिया जा सके, लेकिन ब्रिटिशों के सहयोग से लिया जा सके। इसी क्रम में समय समय पर ब्रिटिश शासकों के द्वारा यह प्रावधान किया जाता रहा कि किस प्रकार से देसी रियासतों पर और भी बेहतर प्रशासन लागू किए जा सके या बेहतर नियंत्रण स्थापित किए जा सके। इसके लिए समय समय पर कुछ कानून भी बनाए गए और उसके लिए दिल्ली दरबार जैसे आयोजनों को भी रखा गया ताकि जितने भी देसी रियासत है उनको यह एकदम से दिमाग में उसको बिठाया जा सके कि आपकी स्वतंत्रता मेरे कारण है। यानी मैंने लगभग वह स्थिति प्राप्त कर ली है जो कभी मुगलों ने प्राप्त की हुई थी। जनरली ब्रिटिश सरकार यह दिखाना चाहती है कि देसी रियासत मेरे अधीन है। लेकिन धीरे धीरे आगे क्रम में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का भी विकास होने लगता है। राष्ट्रीय आंदोलन जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे उसमें तीव्रता भी आ रही है। कभी उदारवादी चरण था तो ब्रिटिशों को अधिक चिंता नहीं थी, उग्रवादी चरण आया, क्रांतिकारी चरण आया, होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुआ और अब गांधी जी का भी प्रवेश हो रहा है। ऐसे मौके पर ब्रिटिश सरकार अब चिंतित है कि ऐसे देसी रियासतों को किस प्रकार से अपने अंडर लिया जाए या देसी रियासतों से ऐसे संबंध स्थापित किए जाए ताकि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष है उसकी धार को कुंद किया जा सके। इसी क्रम में 1919 के अधिनियम के द्वारा एक प्रिंसली स्टेट के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। चैम्बर का मतलब एक कक्ष होता है, हालांकि कक्ष एक प्रतीकात्मक शब्द है। प्रिंसेस मतलब है राजबाड़ों का जो प्रिंस है उससे शब्द लिया गया है। यानी देसी राजबाड़ों का एक संघ या संगठन स्थापित किया गया ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में, ताकि देसी राजवाड़े क्या चाहते हैं ब्रिटिशों से, उनके हित, उनकी आकांक्षा को समझा जा सके और उनको दूर करने की कोशिश की जा सके और उनको बेहतर तरीके से प्रशासन करने के लिए भी मनाया जा सके और उन पर बेहतर नियंत्रण भी स्थापित किया जा सके। इसी क्रम में जैसा कि मैंने बताया 1919 के अधिनियम के द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस संस्था की स्थापना की गई जो देसी रियासत और भारत के ब्रिटिश सरकार के मध्य के संबंधों को निर्धारित करने की ताकत रखता था। इसी क्रम में कुछ फैक्ट्स भी आ जाते हैं। तो आज इस कॉन्सेप्ट सीरीज में उन सभी बिंदुओं को देखेंगे पीटीपीटी के माध्यम से जो आप जानना चाहते हैं या जो एग्जाम में प्रभावी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे टॉपिक को हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यहां पर होगा इसके बारे में मैंने फटाफट आपके लिए कुछ पॉइंट्स गैदर किए। देखिए, होता क्या है कि ये राष्ट्रपति जो भवन है, खास करके जिसको हम राष्ट्रपति भवन नहीं कहें बल्कि संसद हॉल कहें, जहां पर कि अब पुस्तकालय था, यानी पुराना संसद भवन, अब तो नया संसद भवन भी बन गया है। पुराने संसद भवन का कक्ष नंबर 3 जो था वह एक प्रकार से अब पुस्तकालय के रूप में यूज होता है। लेकिन पहले प्रिंसली स्टेट के साथ जो वार्ता करनी थी या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बैठक, चैम्बर ऑफ जो प्रिंसेस की बैठक थी, वह आपका यहीं पर होना संभावित था, इस भवन में ही होगा। क्या है इसमें एक फैक्ट देखेंगे कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का शाब्दिक अर्थ होता है राजकुमारों का कक्ष अथवा शाही राजकीय कक्ष। अब शाही राज कक्ष या राजकुमारों का कक्ष बहुत
मतलब शाब्दिक अर्थ इस संस्था के बारे में स्पष्ट नहीं करता है। नियम है, नाम है, मान लो शाब्दिक अर्थ है, शब्द का अर्थ हमने समझा, लेकिन वास्तविक अर्थ यह नहीं होगा। यह इस कक्ष का तात्पर्य था, यहां कहिएगा, यहां इस कक्ष का तात्पर्य था कि वर्तमान पुराने संसद भवन का तीसरा सभागार, जिसे बाद में पुस्तकालय बनवा दिया गया था। यानी कक्ष का मतलब, यानी जो चैम्बर है उसका मतलब है कि वर्तमान जो पुराना संसद भवन है उसका तीसरा कक्ष जो सभागार था, मैंने पहले भी बताया। यहां हम देखते हैं प्रिंसली स्टेट के बहुत सारे प्रतिनिधि मौजूद हैं, और इस फोटो को जरा ध्यान से देखेंगे जो वायसराय के साथ मौजूद है। ये सारे मेंबर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के हैं, सभी तो नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे इसमें लगभग 120 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन हाँ, ये फोटो सेशन होता था जब कभी बैठक होती थी, साल में एक बार वायसराय के साथ बैठक होती थी इन देशी रियासतों के प्रतिनिधि का। कहां होता था? तो संसद भवन के तीसरे कक्ष में। अब देखिए यहां पर पहले आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जरा इस मैप को देख लीजिएगा। इस मैप में आप देखेंगे कि यहां दो प्रकार के मैप, एक येलो डॉटेड है यानी जहां पर कि पीला कलर है, और एक है आपका पिंक डॉटेड। जो पिंक डॉटेड है वह ब्रिटिश राज्य को दिखाता है, यानी जहां पर ब्रिटिश शासन प्रत्यक्षतः स्थापित है, और जो येलो डॉटेड है वह है आपका देशी रियासत। यानी एक भारत है, हम पूरे भारत की संरचना देखें तो उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह सभी शामिल था, इनफैक्ट म्यांमार भी शामिल था, क्योंकि म्यांमार 1935 के बाद जाकर के अलग हुआ है। इसमें से जो येलो डॉटेड है वह आपका प्रिंसली स्टेट है यानी देशी राजवाड़ा है, और जो पिंक डॉटेड है वह आपका ब्रिटिश भारत है। यानी संपूर्ण भारत पर दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, यह हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। अब संदर्भ क्या है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात शासन के दो केंद्र बन गए, पहला ब्रिटिश सत्ता द्वारा प्रशासित क्षेत्र और दूसरा देशी रियासतों के अधीन का क्षेत्र। यही संदर्भ है हमारा। देशी रियासत और ब्रिटिश सरकार, ध्यान रखिएगा इस बात को, जरा इस स्लाइड को ध्यान से पढ़ेंगे कि देशी रियासत और ब्रिटिश सरकार के मध्य के संबंधों की दशा और दिशा उपनिवेशवाद की नीतियों के अनुरूप बदलती रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक प्रकार की नीति सदैव चलती रही, 1757 से लेकर के 1957 तक एक प्रकार की नीति नहीं रही, क्योंकि उपनिवेशवाद की कई नीतियों के अधीन हमने देखा देशी रियासतों के साथ अलग अलग संबंध निर्धारित किए गए। जैसे फर्स्ट फेज में हम देखते हैं रिंग फेंस कहते हैं इसको, यानी घेरे की नीति है, 1857 से 1813 तक है, जिसमें हम सहायक संधि इत्यादि को लागू करते देखते हैं। फिर द्वितीय चरण में देखते हैं अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, यानी हमने क्या कर लिया, सभी पर एक प्रकार से अपने प्रभाव को स्थापित कर लिया और एक तरह से उसके साथ हमने पृथक नीति बना ली। थर्ड फेज में देखते हैं अधीनस्थ संघ की नीति बनाने की कोशिश की गई, जब 1857 के विद्रोह में देखा कि देशी रियासतों के द्वारा ब्रिटिशों की सहायता की गई थी, तो ब्रिटिशों ने देशी रियासतों पर नियंत्रण यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की नीति को छोड़ दिया और उनके साथ एक संघ बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव बढ़ा, चतुर्थ चरण में हम देखते हैं यहां पर समान संघ बनाने की नीति प्रारंभ होती है, जिसकी शुरुआत तृतीय फेज से ही हो जाती है, जब हम देखते हैं कि ये सब जो संस्था हमने देखा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ये सब बनाने की बात की जा रही है। अब क्या कहा जा रहा है कि देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के मध्य के संबंधों की दशा और दिशा उपनिवेशवाद की नीतियों के अनुरूप बदलती रही। उपनिवेशवाद की यह नीति है। 1857 के महाविद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों की महत्ता को समझा तथा उनसे एक विशिष्ट संबंधों की स्थापना का प्रयास किया, क्योंकि देशी रियासतों ने ब्रिटिशों को विद्रोह के दमन के लिए सहायता दी थी। इसलिए समझा कि अच्छा, ये तरंगरोध का काम कर सकता है देशी रियासत, तो ब्रिटिश सरकार अब चाहती है कि उसे बहुत नाराज ना किया जाए। इसी क्रम में ब्रिटिश नीतियां भी समय समय पर बदलती रही, जिसको हम इस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। ठीक है बच्चे, यह हमने देखा क्यों बदलती रही। इसी क्रम में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, बहुत तेजी से गांधीवादी चरण में हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तीव्रता से आगे बढ़ने लगा, तब क्या होता है कि इसी क्रम में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो ब्रिटिश शासन ने आंदोलन के समानांतर देशी रियासतों से विशिष्ट संबंध स्थापित करना चाहा, जिसका नतीजा था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल की स्थापना। नरेंद्र मंडल की स्थापना क्यों की गई, यह परिप्रेक्ष्य हमने जाना। अब किस प्रकार से की गई, इसकी संरचना क्या थी, जरा इसको भी देख लेते हैं। नरेंद्र मंडल की स्थापना सन 1920 में ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही फरमान द्वारा 23 दिसंबर 1919 को हुई थी। एक्चुअली में क्या है कि जब स्थापना 1920 में होती है, लेकिन जब
इसका आदेश दिया जाता है ब्रिटिश शासक के द्वारा। इसका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में ही कर दिया गया था कि ऐसी संस्था की स्थापना करेंगे। इस संस्था में पहले 120 सदस्य रखे गए थे, 120 मेंबर्स रखे गए थे। इनमें से 108 अधिक महत्वपूर्ण राज्यों के सदस्य थे, यानी कुल मिलाकर के 120 सदस्य रखे गए। अब देसी रियासत तो 120 है नहीं, देसी रियासत तो 500 या 600 से भी प्लस है, क्योंकि आप स्वतंत्र भारत को भी देखेंगे तो उस समय भी 562 देसी रियासत तो थे ही, जबकि बहुत सारे देसी रियासतों का अस्तित्व समय समय पर समाप्त होता रहा था। जो टॉप के देसी रियासत थे उनसे 108 मेंबर को रखा गया, जबकि शेष 12 सीटें 127 अन्य राज्यों को दिया गया। यानी 127 जो छोटे राज्य थे उनको कितना सीट दिया गया? 12 सीट दिया गया, यानी 12 सीटें यहां पर दी जाती है। 327 छोटी रियासतों को कोई प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं गया। माना गया कि यह प्रतिनिधित्व के लायक नहीं है, क्योंकि छोटे देशी रियासत को प्रतिनिधित्व देना एक तरह से नियम बनाने में बहुत सारी जटिलताओं को ही उत्पन्न करने वाला था। दूसरी तरफ मराठा शासित बड़ौदा राज्य, ग्वालियर राज्य और होलकर राज्य जैसे कुछ अधिक महत्वपूर्ण शासकों ने कहा कि भैया मैं इसमें शामिल नहीं होने वाला हूं, आप बनाइए लेकिन मैं शामिल नहीं होऊंगा। कुछ बड़े राज्य बाहर रहे, कुछ बड़े राज्यों को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया और छोटे राज्यों को भी कॉमन प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस सदन की बैठक संसद भवन के तीसरे कक्ष में प्रत्येक साल करने की व्यवस्था की गई। संसद भवन के तीसरे कक्ष में होती थी, जिसे अब संसदीय पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया गया है। वैसे भी अब तो पुराना संसद भवन यूज में रहा नहीं, पुस्तकालय ही रहेगा। यह सभा साल में केवल एक बार ब्रिटिश भारत के राज प्रतिनिधि यानी वायसराय की अध्यक्षता में बुलाई जाती थी। यानी जितने भी देशी रियासत हैं उसके 120 मेंबर हुए और प्लस वायसराय के मध्य की एक सालाना बैठक जरूर आयोजित की जाती थी। लेकिन साल भर कार्य कैसे चलेगा, इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। जैसे हमने देखा, यह सभा साल में एक बार जरूर बुलाई जाती थी वायसराय की अध्यक्षता में। यह सभा एक अस्थायी समिति को नियुक्त करती थी और एक कुलाधिपति का चुनाव करती थी, जिसका काम अस्थायी सदस्यता मतलब अस्थायी समिति की अध्यक्षता करना था। और यही अस्थायी समिति एक तरह से इसके सचिवालय का भी काम करता था। यानी यही अस्थायी समिति जिसका अध्यक्ष कुलाधिपति या नॉर्मली हम चांसलर कहते हैं, चांसलर होता था। और चांसलर का भी चयन विभिन्न देशी रियासतों के मध्य से किया जाता था। चांसलर कोई ब्रिटिश अधिकारी नहीं होता था, किसी न किसी देशी रियासतों के राजा को ही इसका चांसलर बनाया जाता था। और यही चांसलर क्या करता था कि कार्य योजना तैयार करता था कि जो भी वायसराय के मध्य बैठक हुई, साल में एक बार बैठक हुई, और उस बैठक के मध्य जो निर्णय लिया गया उसको क्रियान्वित करने का काम यही अस्थायी समिति करता था। नरेंद्र मंडल की अस्थायी समिति के अध्यक्ष को चांसलर कहा जाता था। जैसे यहां पर हमने लिखा कुलाधिपति, कुलाधिपति को ही अंग्रेजी में हम चांसलर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा महामहिम मेजर जनरल महाराजाधिराज राजेश्वर नरेंद्र शिरोमणि महाराज सर गंगा सिंह बहादुर जी थे। ये देखिए, ये सब जो उपाधि है ना, ये ब्रिटिशों के द्वारा दी जाती है। अब कहिएगा मेजर जनरल भैया कैसे है, मेजर जनरल कैसे है? यहां देखें, नरेंद्र शिरोमणि महाराजा सर गंगा सिंह बहादुर महामहिम मेजर जनरल। मेजर जनरल का मतलब है कि इन सभी ने कभी कभी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 2 विश्व युद्ध हुआ है, और इस विश्व युद्ध में अभी तक तो हम कांग्रेस की योजना को समझते हैं कि कांग्रेस ने विश्व युद्ध के दौरान क्या क्या बातें की, लेकिन इन देशी रियासतों ने विश्व युद्ध के मध्य बहुत अधिक सहायता सरकार को दी थी, बल्कि अपनी सेना को भी भेजा था और संसाधन भी मुहैया कराए थे। इसके उपलक्ष्य में ऐसी पदवी दी जाती है। प्रथम चांसलर कौन बनते हैं? तो बीकानेर के महाराज थे सर गंगा सिंह बहादुर जी। 1921 से 1926 तक रहे और 5 साल तक रहता है। कुल मिला के 4 ही चांसलर हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि अंतिम चांसलर जो थे वो भोपाल के नवाब थे, मेजर जनरल महामहिम सर हमीदुल्लाह खान राय साहब थे या राय बहादुर थे। अंतिम थे, बीच में 2 और रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बहुत अधिक फैक्ट्स आप गैदर नहीं करेंगे। और लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ही इस संस्था का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1947 में यह प्रावधान किया गया कि जितने भी देशी रियासत है या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या भारत में शामिल हो जाए, ब्रिटिशों की प्रभुसत्ता इनके ऊपर समाप्त हो जाती है।
कुल मिलाकर के नरेंद्र मंडल संस्था की स्थापना क्यों की गई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस संस्था की स्थापना की गई कि ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के मध्य संबंध को विनियमित किया जा सके, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश शासन ने देसी रियासतों के ऊपर अपनी सर्वोच्च सत्ता को स्थापित किया था, लेकिन बदलती जरूरतों के हिसाब से ऐसे सर्वोच्च सत्ता के प्रावधानों को परिवर्तित करने की भी जरूरत ब्रिटिशों को लगातार मिल रही थी। ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग लगातार कॉन्सेप्ट सीरीज में चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीरीज का मतलब यह है कि हम आपको तैयार कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुख्य परीक्षा में बहुत अधिक हमें राइटिंग करने की जरूरत होती है, और मुख्य परीक्षा में कम से कम यूपीपीसीएस में 6 पेपर है। तो 2024 के लिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। यह प्रोग्राम लगभग 23 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो 23 आने वाला है उसी में हम स्टार्ट कर देंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, इसमें बिना कटौती के करेंगे। लेकिन 2025, 26, 27 के जो बच्चे हैं उनको फिर बेटर गाइडेंस कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक प्लान कर लिया है और जल्दी ही आपके सामने आ रहा है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है जिसमें पीटी के सभी पेपर कवर होंगे, मेंस के सभी पेपर कवर होंगे, एसए भी कवर होंगे, और अगर ये कवर आप कर लेते हैं और आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कराएंगे, ताकि अंतिम समय तक हम आपके साथ रह पाए। ये जल्दी आ रहा है, मुझे लगता है जल्दी ही आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। तो ये था आपके लिए आज महत्वपूर्ण सूचना, और आपके लिए थैंक यू का बोर्ड कि आपने क्लास के साथ ज्वाइन किया और समझने की कोशिश की। ध्यान रखिएगा कि ऐसे कॉन्सेप्ट में लगातार लाता रहूंगा जिसकी चर्चा सामान्यतया जो नॉर्मल क्लासेस होती है उसमें डिटेल्स में नहीं की जाती है। तो आप सभी कॉन्सेप्ट को समझ कर रखिएगा, क्योंकि फिर मैं इसकी चर्चा नियमित क्लास में करूंगा ही, चाहे फाउंडेशन बैच हो या फ्री बैच हो। तो वहां पर फिर यहां रुकने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रयास है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया जाए सिविल सेवा परीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।